नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई यूपी वाला भैया में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ग्रामीण प्रवेश की 13वीं क्लास होने जा रही है। तो चलते हैं सीधा क्लास की ओर, देखते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1952 में पहली बार वन नीति लाई गई थी। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में शामिल था, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1952 में पहली वन नीति लाई गई थी। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पहली वन नीति 1952 की कमियों को दूर करने के लिए 1988 में दूसरी वन नीति लाई गई थी। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार कुल क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र के अंतर्गत रखेगी। यानी पहली वन नीति 1952 की कमियों को दूर करने के लिए 1988 में दूसरी वन नीति लाई गई, जिसके अनुसार राज्य सरकार कुल क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र रखेगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कोई भी भूमि क्षेत्र जिसे हम वन भूमि के रूप में अभिलिखित करते हैं उसे वन क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी भूमि क्षेत्र जिसे हम वन भूमि के रूप में अभिलिखित करते हैं उसे वन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें विशेष रूप से उपग्रहों के माध्यम से चित्रण किया जाता है। तो इस प्रकार के वनों को वनावरण कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से उपग्रहों के माध्यम से चित्रण किया जाता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को वनावरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में देश के स्तर पर 1988 में वन नीति लाई गई थी। इस नीति के आधार पर प्रदेश में वन नीति 1998 में लागू किया गया। यानी भारत में देश स्तर पर 1988 में वन नीति लाई गई। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में वन नीति 1998 में लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1947 को की गई। यानी उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1947 को की गई। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य का वन प्रशिक्षण संस्थान 1988 में कानपुर में स्थापित किया गया। तो यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का वन प्रशिक्षण संस्थान 1988 में कानपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का वन प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। तो यानी भारत का वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह देहरादून में स्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रशासनिक दृष्टि से वन क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1, आरक्षित वन। तो आरक्षित वन कौन से होते हैं, देखते हैं। आरक्षित वन पर्यावरणीय संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, संग्रहण, कटाई, पशु चराई आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। इस प्रकार के वन राज्य के नियंत्रित में होते हैं, उसे आरक्षित वन कहते हैं। यानी आरक्षित वन में पर्यावरणीय संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, संग्रहण, कटाई, पशु चराई आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। इस प्रकार के वन राज्य के नियंत्रण में रहते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षित वन। तो संरक्षित वन क्या होते हैं? इस प्रकार के वन में स्थानीय लोगों को पशु चराने, लकड़ी काटने इत्यादि की छूट होती है। यानी संरक्षित वन में स्थानीय लोगों को पशु चराने और उनमें से लकड़ी काटने की छूट होती है। तो इस प्रकार के वन को हम संरक्षित वन कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है,
अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वन में लकड़ी काटने और पशु चराने की छूट होती है, यानी इस वन में भी अवर्गीकृत वन में भी लोगों को लकड़ी काटने और पशु चराने की छूट होती है, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। अवर्गीकृत वन और संरक्षित वन एक प्रकार से समान ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला है राजकीय वन। जो वन पूर्णतः राजकीय संरक्षण में होते हैं उन्हें राजकीय वन कहते हैं, यानी जो वन पूर्णतः राजकीय संरक्षण में होते हैं उन्हें राजकीय वन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सामुदायिक वन यानी सामुदायिक वन, इस प्रकार के वन पूर्णतः स्थानीय निकाय के नियंत्रण में होते हैं, यानी सामुदायिक वन क्या होते हैं, जो वन स्थानीय निकाय के नियंत्रण में होते हैं उन्हें सामुदायिक वन कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। निजी प्रकार का वन। तो निजी प्रकार का वन, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकार वाले वन आते हैं, यानी निजी प्रकार के वन के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिकार वाले वन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब वनों के लाभ देख लेते हैं। वनों से क्या क्या लाभ हैं। वनों से बहुत अधिक लाभ होते हैं। जैसे वनों से बहुत अधिक लाभ होते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, चीड़ या विरोजा की लकड़ी से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी चीड़ या विरोजा की लकड़ी से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर देख लेते हैं। खैर से कत्था प्राप्त किया जाता है, यानी खैर की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है। तो खैर एक पौधा होता है, उसकी लकड़ी से या उससे कत्था प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बांस या बेंत। तो बांस या बेंत से कागज़ तैयार किया जाता है। बांस या बेंत से क्या तैयार किया जाता है, कागज़ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भोजपत्र। भोजपत्र से भी कागज़ तैयार किया जाता है। तो भोजपत्र से क्या तैयार किया जाता है, तो भोजपत्र से कागज़ तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है सैमल या गुरेल। तो सैमल या गुरेल देख लेते हैं। तो सैमल या गुरेल के पेड़ से माचिस की तीलियां तैयार की जाती हैं। सैमल या गुरेल के पेड़ से क्या तैयार किया जाता है, तो माचिस की तीलियां तैयार की जाती हैं सैमल या गुरेल के पेड़ से। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महुआ और साखू। महुआ और साखू के पेड़ से पत्तल और दोने तैयार किए जाते हैं, यानी महुआ और साखू के पेड़ के पत्तों से पत्तल और दोना तैयार किए जाते हैं। तो पत्तल और दोना किससे तैयार किए जाते हैं, महुआ और साखू के पेड़ से, यानी कि पत्तल और दोना महुआ और साखू के पेड़ से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, यानी तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वनों के प्रकार। तो यानी वनों के प्रकार कैसे कैसे होते हैं देख लेते हैं। तो नंबर 1 देख लेते हैं, यानी वनों के प्रकार। तो कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। नंबर 1 सघन वन, नंबर 2 घने वन, नंबर 3 खुला वन और नंबर 4 झाड़ी वन। यानी तो मुख्यतः 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला सघन वन, दूसरा घने वन, तीसरा खुला वन और चौथा झाड़ी वन। अब नंबर 1 देख लेते हैं सघन वन क्या होता है। सघन वन के अंतर्गत कोई भी निश्चित क्षेत्र का 70% भाग वनों के रूप में होता है, उसे सघन वन कहते हैं। यानी सघन वन किसे कहते हैं, तो सघन वन के अंतर्गत कोई भी निश्चित क्षेत्र का 70% भाग के रूप में, यानी 70% भाग वनों के रूप में होता है, तो उसे सघन वन कहते हैं। यानी अगर कोई भी निश्चित क्षेत्र हो और उसका 70% भाग पर वन पाए जाएं तो उसे क्या कहते हैं, उसे सघन वन कहते हैं। यानी 70% भाग पर वन हो तो उसे सघन वन कहते हैं। अब घने वन देख लेते हैं। इसके अंतर किसी निश्चित क्षेत्रफल का 40 से 70% भाग वनों के रूप में होना चाहिए, यानी 40 से 70% के बीच
भाग वनों के रूप में होना चाहिए तो उन्हें घने वन कहते हैं। यानी कि 40 से 70 के बीच अगर वन किसी क्षेत्रफल पर पाए जाएंगे तो उन्हें घने वन यानी उन्हें घने वन कहेंगे, और 70% किसी क्षेत्र पर वन पाए जाएंगे तो उन्हें सघन कहेंगे। यानी सघन मतलब घने से भी अधिक घने, समझे। तो 70% सघन और 40 से 70 घने वन। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, खुला वन। खुले वन किसे कहते हैं? खुले वन में 10 से 40% तक वन पाए जाते हैं, और 10 से 40% तक जहाँ वन पाए जाएंगे उसे खुला वन कहेंगे। यानी खुला वन किसे कहते हैं? जहाँ 10 से 40% तक वन पाए जाते हैं उसे खुला वन कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं? तो झाड़ी वन क्या होता है? तो झाड़ी वन के अंतर्गत 10% से कम वन पाए जाते हैं उसे झाड़ी वन कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, 10% से कम वन जहाँ पाए जाएं उन्हें क्या कहेंगे? झाड़ी वन कहेंगे। एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा, जैसे 70% जिस क्षेत्र पर 70% भाग पर वन पाए जाएं तो उसे सघन वन यानी 70% पर सघन वन, 40 से 70 के बीच घने वन, और 10 से 40 के बीच खुला वन, और 10% तक या 10% से कम तक झाड़ी वन यानी 10% से कम पाए जाएं तो झाड़ी वन, 10 से 40 तक पाए जाएं तो खुला वन, 40 से 70 पाए जाएं तो घने वन, और 70% पाए जाएं तो सघन वन। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वन रिपोर्ट। तो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 कौन सी वन रिपोर्ट थी? वन रिपोर्ट है, तो ये 17वीं वन रिपोर्ट है। यानी भारतीय वन रिपोर्ट 2021 जो प्रस्तुत की गई है सरकार द्वारा, वो कौन सी वन रिपोर्ट है? तो ये 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 की। पॉइंट देख लेते हैं, वन रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। यानी वन रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, यही हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी करती है। यानी कि वन रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में है, वो हर 2 साल में एक बार वन रिपोर्ट जारी करती है। यानी भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून का गठन कब किया गया? तो 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का गठन किया गया जो कि देहरादून में है। यानी कि वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, यही हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी करती है, जिसका गठन 1 जून 1981 में किया गया। किसका? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का वन रिपोर्ट भी भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ही जारी करती है। यानी उत्तर प्रदेश का वन रिपोर्ट भी भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जारी करती है। यूँ कहें तो पूरे भारत या पूरे राज्यों का वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ही जारी करती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं वन रिपोर्ट 1978 से जारी की जा रही है। यानी वन रिपोर्ट 1978 से जारी की जा रही है। तो अगर प्रश्न बनता है तो वन रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? तो वन रिपोर्ट 1978 से जारी की जा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित योजनाएं। यानी उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित जो योजना चलाई गई वो देख लेते हैं। तो सामाजिक वानिकी योजना 1976, यानी सामाजिक वानिकी योजना 1976, यानी सामाजिक वानिकी योजना कब चलाई गई? तो 1976 में चलाई गई सामाजिक वानिकी योजना। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं कृषि वानिकी क्या है ये देख लेते हैं। तो कृषि वानिकी फसल उत्पादन के साथ साथ वृक्षारोपण के लिए शुरू किया गया था। यानी कृषि वानिकी को फसल उत्पादन के साथ साथ वृक्षारोपण के लिए भी शुरू किया गया था। किसको? कृषि वानिकी को। यानी
आप खेती भी करेंगे और वृक्ष भी लगाएंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कृषि वानिकी के अंतर्गत। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी, यानी सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी। तो सार्वजनिक भूमि, पंचायत भूमि, बंजर या सड़क इत्यादि पर वृक्षारोपण के लिए शुरू किया गया था। यानी कि जो सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी है, जो सार्वजनिक भूमि, पंचायत भूमि, बंजर, सड़क इत्यादि पर वृक्षारोपण के लिए शुरू किया गया था सार्वजनिक वानिकी। अगर देखा जाए तो सार्वजनिक वानिकी वह जो सभी की हो और किसी की भी ना हो, ऐसी जगह पर अगर वृक्ष लगाए जाएं तो वह सार्वजनिक वानिकी में आए जाएंगे। यानी कि जिस पर सबका अधिकार हो या किसी का भी अधिकार ना हो, या अर्थात गवर्नमेंट का पूर्ण अधिकार हो। इस जगह वो सरकारी भूमि पर जो वन लगाए जाएं या वृक्ष लगाए जाएं वो सार्वजनिक वानिकी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं शहरी वानिकी। तो शहरी वानिकी में क्या है? शहर के लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर घर के आसपास खाली जगह में वृक्षारोपण करना। यानी शहरी वानिकी में क्या आता है? तो शहरी वानिकी में आता है शहर के लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना कि वे घर के आसपास खाली जगह जहाँ भी दिखे वहाँ वृक्ष लगाएं। तो ये शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सहभागी वन प्रबंधन, यानी सहभागी वन प्रबंधन, यानी जापान। जुलाई 2010 में तराई, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाया गया। यानी सहभागी वन प्रबंधन जुलाई 2010 में, यानी सहभागी वन प्रबंधन कार्यक्रम जुलाई 2010 में तराई, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाया गया। तो सहभागी वन प्रबंधन कब चलाया गया? तो ये जुलाई 2010 में तराई और विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं सामाजिक बीमा योजना। तो सामाजिक बीमा योजना यानी वन श्रमिक, यानी सामाजिक बीमा योजना किन के लिए चलाई गई थी? तो वन श्रमिकों के लिए चलाई गई थी। तो सामाजिक यानी सामूहिक बीमा योजना किन के लिए चलाई गई थी? वन श्रमिकों के लिए चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? तो सामूहिक बीमा योजना 1989 से 90 में चलाई गई। यानी सामूहिक बीमा योजना 1989 से 90 में चलाई गई। नेक्स्ट देख लेते हैं सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, यह वृक्षारोपण कार्यक्रम 1905 यानी 2005 से 2006 में 22 जनपदों में शुरू किया गया। यानी सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-06 में 22 जनपदों से शुरू किया गया। तो अगर पूछा जाए कि सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कितने जनपदों से शुरू किया गया, तो आंसर होगा आपका कि 22 जनपदों से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये कब चलाया गया सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम? तो ये 2005-06 में चलाया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, यानी वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई? 2007-08 में शुरुआत की गई वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की। यानी वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की कब शुरुआत की गई? तो 2007-08 में शुरुआत की गई। और इसमें देख लेते हैं यह योजना वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और वृक्षारोपण के लिए 2007-08 में शुरू की गई। यानी वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किस लिए शुरू की गई? तो ये शुरू की गई वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और वृक्षारोपण के लिए 2007-08 में शुरू की गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं ईंधन और चारा प्रोजेक्ट। ईंधन और चारा प्रोजेक्ट। तो ईंधन और चारा प्रोजेक्ट 1990-91 में शुरू किया गया। यानी ईंधन और चारा प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1990-91 में शुरू किया गया। तो इसमें देख लेते हैं ईंधन और चारा प्रोजेक्ट ग्रामीण लोगों को ईंधन व चारा वाले वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए
1990-91 में शुरू किया गया। यानी ईंधन और चारा प्रोजेक्ट 1990-91 में शुरू किया गया। और किस उद्देश्य से किया गया कि जो ग्रामीण लोग हैं वो ईंधन और चारा संबंधी वृक्ष लगाएं, जिससे उन्हें कुछ सुविधा हो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम, यानी इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम। तो इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम, यह स्कीम वनों को अग्नि एवं चोरों से सुरक्षा हेतु चलाई गई। यानी अग्नि से और चोरों से सुरक्षा के अग्नि से और चोरों से वनों को बचाने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई? यानी अग्नि से बचाने के लिए वनों को और चोरों से बचाने के लिए वनों को कौन सी स्कीम चलाई गई? तो वो चलाई गई इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम, यानी इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम। तो इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम यह वनों को अग्नि से और चोरों से सुरक्षित रखने के लिए चलाई गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है वन सुरक्षा योजना, यानी वन सुरक्षा योजना। तो वन सुरक्षा योजना वन के अवैध कटान, यानी वन सुरक्षा योजना वन के अवैध कटान और वनों के क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए 27 जिलों से शुरू की गई। यानी वन सुरक्षा योजना वनों की अवैध कटाई और उनमें होने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए वन सुरक्षा योजना चलाई गई। और वन सुरक्षा योजना 27 जिलों से शुरू की गई। तो वन सुरक्षा योजना कितने जिलों से शुरू की गई? तो 27 जिलों से शुरू की गई वन सुरक्षा योजना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना। तो लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना की शुरुआत 2004-05 में की गई। यानी लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना की शुरुआत 2004-05 में की गई। तो ये क्यों की गई? लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना की शुरुआत लखनऊ नगर को सुंदर बनाने के लिए की गई। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना, यानी वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना। तो इसमें देख लेते हैं। वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना ग्राम एवं शहर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। यानी ग्राम एवं शहर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो वो चलाई गई वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना। यानी वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना। तो ये इस योजना के अंतर्गत क्या क्या होता है? तो ग्राम एवं शहर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई। यानी कि प्रश्न आपका ये बन सकता है कि ग्राम एवं शहर में वृक्षारोपण योजना को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो गांव एवं शहर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना चलाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त वन प्रबंधन योजना, यानी संयुक्त वन प्रबंधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो संयुक्त वन प्रबंधन योजना की शुरुआत 1992 में की गई। तो 1900 कब चलाई गई संयुक्त वन प्रबंधन योजना? तो 1992 में चलाई गई संयुक्त वन प्रबंधन योजना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चलाई गई? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना 2007-08 में चलाई गई। यानी ऑपरेशन ग्रीन योजना कब चलाई गई? ऑपरेशन ग्रीन योजना 2007-08 में चलाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वन महोत्सव। तो वन महोत्सव 1952 से मनाया जाता है। यानी वन महोत्सव कब से मनाया जाता है? तो वन महोत्सव 1952 से मनाया जाता है। मूलाधार वृक्ष का अर्थ जल है, यानी मूलाधार वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी का अर्थ जीवन है। तो ये इसकी थीम थी इसकी। यानी वन महोत्सव
1952 से मनाया जाता है, यानी वन महोत्सव 1952 से मनाया जा रहा है। तो इसकी थीम क्या थी? मूलाधार वृक्ष है, यानी मूलाधार वृक्ष और वृक्ष का अर्थ जल और जल का अर्थ रोटी और रोटी का अर्थ जीवन, यानी कहने का मतलब वृक्ष होगा तो जल भी होगा और जल होगा तो रोटी होगा, रोटी होगी तो जीवन भी होगा। तो इस प्रकार वन महोत्सव बनाया जाता है 1952 से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? नंबर 1, भारत की वन अनुसंधानशाला देहरादून में स्थित है, यानी भारत की वन अनुसंधानशाला देहरादून में स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश की वन अनुसंधानशाला कानपुर में स्थित है। यानी भारत की वन अनुसंधानशाला देहरादून में और उत्तर प्रदेश की कानपुर में, यानी भारत की वन अनुसंधानशाला देहरादून में और उत्तर प्रदेश की वन अनुसंधानशाला कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाईटेक नर्सरी बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर में स्थित है। यानी हाईटेक नर्सरी कहाँ स्थित है? तो बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर, यानी बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर में हाईटेक नर्सरी स्थित है। तो हाईटेक नर्सरी कहाँ स्थित है? बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर में स्थित है हाईटेक नर्सरी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम वेल्थी सोनभद्र में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम वेल्थी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम वेल्थी सोनभद्र में स्थित है। तो अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में वनों को राज्य की संपत्ति 1935-36 में घोषित किया गया। तो प्रश्न आपका बन सकता है, उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति 1935-36 में घोषित किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? तो उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में लाई गई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दूसरी वन नीति कब लाई गई? तो उत्तर प्रदेश में दूसरी वन नीति 1988 में लाई गई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत देश में देश के स्तर पर वन नीति कब लाई गई? तो यानी भारत देश में देश स्तर पर पहली वन नीति कब लाई गई? तो 1988 में लाई गई, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार और देख लेते हैं, भारत देश में देश स्तर पर वन नीति कब लाई गई? तो देश स्तर पर देश में वन नीति लाई गई 1988 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई। यानी उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। यानी उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो भारत का वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन का प्रकार है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा वन का प्रकार है? तो ये सभी वन के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आरक्षित वन, राजकीय वन और सामुदायिक वन, ये सभी वन के प्रकार हैं। तो यानी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी आरक्षित वन भी वन का प्रकार है, राजकीय वन भी वन का प्रकार है और सामुदायिक वन भी वन का
प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजकीय वन किसे कहते हैं? तो राजकीय वन किसे कहते हैं? जो वन पूर्णतः राजकीय संरक्षण में हो उसे राजकीय वन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट कितने साल के अंतराल में जारी की जाती है? तो वन रिपोर्ट 2 साल के अंतराल में जारी की जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? तो वन रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? तो वन रिपोर्ट 1978 से जारी की जा रही है। यानी वन रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? तो वन रिपोर्ट 1978 से जारी की जा रही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? वृक्षारोपण वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। यानी वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? वृक्षारोपण वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने से। यानी वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने से कौन सी योजना संबंधित है? तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम संबंधित है। तो इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम वनों को आग से और चोरों से सुरक्षित करने हेतु संबंधित है। यानी आग से बचाने के लिए और चोरों से बचाने के लिए इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम चलाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई। यानी उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम यानी वेल थी सोनभद्र में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम वेल थी सोनभद्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया? तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-06 में चलाया गया। यानी सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया? तो सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-06 में चलाया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वन रिपोर्ट 2021 किस क्रम की रिपोर्ट है? यानी वन रिपोर्ट 2021 किस क्रम की रिपोर्ट है? तो ये 17वें क्रम की रिपोर्ट है। यानी वन रिपोर्ट 2021 किस क्रम की रिपोर्ट है? तो ये 17वें क्रम की रिपोर्ट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? यानी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? तो 33% वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है। यानी 33% वनों और वृक्षों का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षारोपण यानी वृक्षावरण के मामले में पहले स्थान पर है? यानी भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण में पहले स्थान पर है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्षावरण में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।